गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ थेलेस थ्योरम आज बताना है, जो प्रोपोर्शनल थ्योरम है और सिमिलर ट्रायंगल्स पर आधारित है। प्रोपोर्शनल थ्योरम है थेलेस थ्योरम, और थेलेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ग्रीक में एक विद्वानों में इनकी गिनती आती है। वो ज्यामिति के भी ज्ञाता थे, गणितज्ञ भी थे और एक फिलोसफर थे। फिलोसफर के रूप में उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने उसका उनका अल्टीमेट रियलिटी जल था, वाटर इज द अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने बताया था। और वाटर के थ्रू आत्मा क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, तीनों मेटाफिजिकल क्वेश्चन का उन्होंने जवाब लिखा था। वही उच्च कैटेगरी के फिलोसफर दार्शनिक थे ये थेलेस, जो ग्रीक में पहला दार्शनिक के रूप में नाम दिया आता है, तो थेलेस का नाम आता है। जो कल हमने उनके बारे में जलतिथि भी बताया था, आज हम थेलेस थ्योरम बताएंगे। थेलेस थ्योरम बताने के पहले हम भारतीय इतिहास में जाना चाहेंगे और भारतीय इतिहास का जो विकृतीकरण हुआ है, जो लिखने में गलतियां हुई है, उसके बारे में बताएंगे। और आर्य कहां से आए, वास्तव में आर्य का रियल घर क्या भारत था या भारत से बाहर के था, अभी भी सस्पेंस है। हम सारी चीजों को पर्दाफाश करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर एक बार आपको ये बताएंगे कि आर्य मूलतः भारत के निवासी थे। तो आज फिर हम इतिहास के पन्नों में चलते हैं कि कहां पर गलतियां हुई हैं। इतिहास लेखन में अंग्रेजों का ये प्रयास हुआ है कि क्या पर गलतियां किए हैं, और अंग्रेजों से ज्यादा हमारे इतिहासकारों ने जो 50 वर्ष में गलती किया है, उससे ज्यादा गलती किया है। यही इसका निष्कर्ष रहेगा। भारत के इतिहास आधुनिक रूप में अर्थात अपनी इच्छा अनुसार लिख सके, लिखवा सके, इसके लिए कंपनी सरकार ने अंग्रेजी इतिहासकारों के माध्यम से सघन प्रयास करवाए, जिन्होंने भारत का प्राचीन सामग्री जैसे ग्रंथ, शिलालेख आदि जिसे पराधीन रहने के कारण भारतीय भूल चुके थे, खोज कर निकाली। साथ ही भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया और उनका अध्ययन किया, किंतु भारतीय सामग्री में से ऐसी सामग्री बहुत कम मात्रा में मिली जो उनके काम आ सके। अतः उन्होंने अनुपयुक्त समझकर अप्रमाणिक करार दे दिया और मनगढ़ंत सिद्धांतों के निवारण के आधार पर उन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया। बाद में वे स्वविवेक के आधार पर उन्होंने भारत के इतिहास लिखने की दृष्टि से अनेक मनगढ़ंत निष्कर्ष निर्धारित कर लिए, और ये मनगढ़ंत निष्कर्ष के बारे में क्या मनगढ़ंत निष्कर्ष जो ग्रहण कर लिए उसके बारे में आज बताएंगे कि 9 प्रकार का मनगढ़ंत निष्कर्ष निकाल लिए। पहला, प्राचीन भारतीय विद्वानों का ऐतिहासिक लेखन क्षमता का अभाव रहा है। पहला उन्होंने ये मनगढ़ंत बात मान लिया। दूसरा, भारत में विशुद्ध ऐतिहासिक अध्ययन के लिए सामग्री बहुत कम मात्रा में सुलभ रही। तीसरा, भारत प्राचीन विद्वानों के पास काल गणना का कोई निश्चित ठोस विद्या कभी नहीं रही। चौथा, भारत इतिहास के अधिक सही तिथियों वे रही जो भारत के से नहीं बल्कि विदेश से आई है, विदेशों से मिली है। पांचवा, भारत के इतिहास की प्राचीनतम सीमा 2500 से 300 ईसा पूर्व तक रही। आर्यों ने भारत से बाहर आकर यहाँ पूर्व निवासियों को युद्धों में हराकर अपना राज्य स्थापित किया और हारे हुए लोगों को दास बनाया। ये भी गलत धारणा थी, यह धारणा बना लिया इस तरह का। फिर और धारणा, प्राचीन भारतीय पौराणिक साहित्य में वर्णित राजवंशियों और राजाओं का शासन अवधि अतिरंजित होने के कारण अप्रमाणिक, अविश्वसनीय मान लिया। रामायण महाभारत का अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों को मिथ्या मान लिया और भारत में शासन समग्र रूप में एक केंद्रीय सत्ता के अधीन अंग्रेजी शासन आने के पूर्व कभी नहीं रहा, यह भी मान लिया। उक्त निष्कर्षों पर प्रचारित करके उन्होंने भारत के समस्त प्राचीन इतिहास को तो उन्होंने नकार ही दिया, और साथ ही भारतीय पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन बाद में सुलभ
सभी ऐतिहासिक तथ्यों को भी अप्रामाणिक और अविश्वसनीय करार दे दिया। इसी के आधार पर उन्होंने अब इतिहास भारत का लिखना शुरू किया। विलियम जोन्स के निर्धारित मापदंड तीन थे। विलियम जोन्स का निर्धारित मापदंडों के आधार पर आधार तिथि, दूसरा सम्राट का नाम, तीसरा राजधानी का नाम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर विलियम जोन्स के माध्यम से इस देश में इतिहास नए ढंग से लिखवाने की शुरुआत की। जोन्स ने भारत के इतिहास लिखने की दृष्टि से यूनानी लेखकों के पुस्तकों के आधार पर तीन मापदंड बनाए। पहला आधार तिथि, भारत को पर सिकंदर का आक्रमण के समय अर्थात 327 से 328 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य विद्यमान था और उसके राज्यारोहण की तिथि 320 ईस्वी थी। इस तिथि के आधार पर तिथि मानकर भारतीय संपूर्ण प्राचीन इतिहास का तिथि क्रम की गणना की जाए, क्योंकि इसके पूर्व ऐसी कोई भी तिथि नहीं मिलती जिससे भारत को इतिहास लिखने के लिए आधार तिथि बनाया जा सके। सम्राट का नाम यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित चंद्रकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था और सिकंदर के आक्रमण के बाद वही भारत का सम्राट बना था। तीसरा राजधानी का नाम यूनानी लेखकों के द्वारा वर्णित बोथरा ही पाटलिपुत्र था और यही नगर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। इस तरह मनग्रंथ जो सिद्धांत बनाया अंग्रेजों ने उसी के आधार पर लिखा। इतिहास लिखने का कार्य इस समय कंपनी ने कार्य जहां हर अंग्रेज को पूरा सहयोग दिया, वहीं कंपनी ने ऐसे लोगों का सहयोग और प्रोत्साहन दिया जिन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित तथ्यों को अप्रामाणिक, अवास्तविक, अर्थपूर्ण और सारहीन सिद्ध करने का प्रयास किया। उसी को उन्होंने लिया। पश्चात विद्वानों के भारतीय इतिहास लेखन संदर्भ में उक्त निष्कर्षों और मापदंडों के आधार पर बनाकर तत्कालीन सत्ता के आधुनिक रूप में भारत का इतिहास लिखने का कार्य करवाया। भारत का इतिहास आधुनिक रूप में लिखने का पश्चात विद्वानों द्वारा जो सघन प्रयास किए गए वो इसलिए प्रशंसनीय रहे क्योंकि विगत 1000 वर्षों से अधिक कालखंड में इस दिशा में स्वयं भारत के भाषणों द्वारा राज तरंगिणी के रचना को छोड़कर कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया था। किंतु इतने परिश्रम के बाद भारत का जो इतिहास उन्होंने तैयार किया उसमें से भारत के इतिहास के घटनाक्रम, तिथिक्रम और इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि आज अनेक भारतीय विद्वानों के लिए उसकी वास्तविकता संदेहास्पद बन गई। फिर यही नहीं, इस क्षेत्र में जो धीमा मुश्किल अंग्रेजों 200 वर्षों में नहीं कर पाए वह पश्चात उन्मुखी भारतीय इतिहासकारों ने स्वाधीन भारत के 50 वर्षों में कर दिखाया। यानी 50 वर्षों में और गलत इतिहास लिख दिया। वस्तुतः इतिहास किसी भी देश का अपना जाति, विभिन्न परंपराओं, मान्यताओं, महापुरुषों की गौरव गाथा और संघर्षों की सामूहिक लेख जोखे को कहा जाता है, जिससे देश अथवा जाति का भावी पीढ़ी को प्रेरणा ले सके। जबकि भारत का इतिहास आज जिस रूप में सुलभ है उस पर दृष्टि से विचार करने पर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि उसमें से वह प्रेरणा नहीं मिलती जिससे भावी पीढ़ी का कोई मार्गदर्शन हो सके। इससे मात्र यही जानकारी मिल पाती है कि इस देश का कभी भी अपना कुछ नहीं रहा। यहाँ तो एक के बाद आक्रांता आते रहे, पिछले आक्रांतों को प्रबलित करते रहे और अपना वर्चस्व स्थापित करते रहे। यह देश ही नहीं मात्र एक धर्मशाला रहा जिसमें जिसका भी जब भी जी चाहा घुस आया, कब्जा जमा कर मालिक बन बैठा। इस प्रकार भारत के इतिहास का जो विकृतीकरण हुआ है उसके बारे में बताए। अब एक थ्योरम बताता हूं, उसके बाद आज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। The results on similar triangles कहता है थ्योरम 1, if line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides of distinct point, then other two sides are divided into same ratio। यानी सेम रेशियो में AB बटा BB बराबर AE बटा इसी साबित करना चाह रहा। AB बटा BB बराबर AE बटा इसी साबित करने के लिए बोल रहा। ये साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन B को ज्वाइन करते हैं एंड CD को ज्वाइन कर देते हैं और ड्रा AB पर लंब डालते हैं, BA AC पर लंब डाल देते हैं। अब प्रूफ करते हैं बिहार एरिया ट्रायंगल ABE,
ADE बटा एरिया ट्रायंगल DBE, ये वाला ट्रायंगल ADE और DBE का हाफ आधार की ऊंचाई, हाफ आधार AD इंटू AE हो गया, AD इंटू EA हो गया, और इधर हो गया हाफ BD इंटू EL हो गया, ये ऊंचाई इसका हो गया, दोनों का ऊंचाई तो ये कट गया, ये बता डी बच गया। फिर हम अगेन ADE और ECD का निकालते हैं एरिया, तो देखते हैं हाफ AE बटा DL बटा हाफ EC बटा DL। पुनः now DEB and ECD being on the same base DE पर, जो DE पर सेम बेस पर है, ये बेस पर है दोनों त्रिभुज, इसलिए सेम बेस है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ये है, ये पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम हो गया, जो हम थ्योरम बता चुके हैं फ्रॉम। अब 1 2 से देखते हैं, ये बराबर ये हो गया, देखिए नीचे वाला दोनों बराबर है, तो नीचे वाला दोनों बराबर है, ऊपर वाला दोनों बराबर है, तो ये बराबर ये हो गया, इसलिए AD बटा DE बराबर AD बटा AE बटा EC हो गया। देखिए DBE बराबर, नीचे वाला दोनों बराबर हो गया, तो ऊपर वाला भी दोनों बराबर हो गया, इसलिए ऊपर वाला दोनों बराबर हो गया, इसलिए भी दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये प्रूफ हो जाता है AD बटा DE बटा AE बटा, इसलिए थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम प्रोपोर्शनल थ्योरम कहलाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इस प्रकार थेलेस ने प्रोपोर्शनल थ्योरम दिया, और हम अब फिर आर्यों की ओर बढ़ते हैं। पुनः हम आर्यों की ओर बढ़ते हैं कि आर्य कहां से आए। अंग्रेजों द्वारा अपने आर्य मूल निवासी युद्ध में हारकर दास या दस्यु बनाया गया। आर्य लोग मूल रूप से भारत के निवासी थे, ये हम पहले ही बता चुके हैं, और अंग्रेजों द्वारा ने जो मनगढ़ंत कहानी बनाया है अपने फायदा के लिए, वो हम बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के बांटो राज करो की नीति के अनुसार फैलाए गए विभिन्न भ्रांतियों में से ही यह एक है। सर्वप्रथम यह विचार की कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रतिपादित किया गया था। आर्य लोग ने विदेशों से आकर भारत पर आक्रमण करके यहाँ के मूल निवासी द्रविड़, कोल, भील, संथाल आदि को अपना शक्ति के बल पर पराजित करके जीता और अपमानित करके उन्हें दास या दस्यु बनाया। आर्य द्वारा बाहर से आकर स्थानीय जातियों को जीतने के प्रश्न पर भारत के प्रसिद्ध विद्वेता डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि ऋग्वेद में दास या दस्यु को आर्यों का शत्रु अवश्य बताया गया है, और उसमें से एक मंत्र भी आया है जिसमें वैदिक ऋषियों ने अपने देवताओं को उनको मारने और नष्ट करने की प्रार्थनाएं भी की है, किंतु उसमें से भारत में आर्य का आक्रमण का पक्ष में निर्णय नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऋग्वेद के आधार पर इस संबंध में 3 तर्क प्रस्तुत किए हैं। हालांकि दस्यु और अनार्य लोग राक्षस लोग के कहा जाता था उस समय, और आर्य लोग खुद देवता लोग भी आर्य लोग कहलाते थे। ऋग्वेद में आर्यों और दस्युओं के बीच युद्धों का संदर्भ नहीं मिलते। ऋग्वेद में 33 स्थानों पर युद्ध शब्द आया है, जिसमें केवल 8 स्थानों पर उसका प्रयोग दस्यु को विरोधी अर्थ में हुआ है, और वह दोनों के माध्यम से किसी भी बड़े युद्ध को नहीं बल्कि छुटपुट लड़ाइयों को ही दर्शाता है, जिसके आधार पर आर्यों को विजय तथा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। दूसरा, दासों और आर्यों के बीच जो भी छिटपुट संघर्ष था वह दोनों की अपनी आपसी सहमति और शांतिपूर्ण ढंग से तय हो गया था। और पुनः किताब से भी कुछ बताते हैं कि उसमें तीसरा में कहा है कि संघर्ष और विरोध के कारण जातीय नहीं था, अपितु उपासना वेद था। स्वयं ऋग्वेद में ही यह प्रमाणित होता है कि यह संघर्ष उपासना भेद के कारण उत्पन्न हुआ था, जाति भेद के कारण नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में मंत्र
ऋग्वेद में जो मंत्र आया है उसमें अम्बेडकर ने अपने मत को पुष्टि ऋग्वेद में मंत्र 10:8 में विशेष रूप से उद्धृत किया है, जिसमें कहा है हम दस्युओं के बीच रहते हैं, ये लोग तो न तो यज्ञ करते हैं और न किसी के विश्वास नहीं करते हैं। इस रीति रिवाज को पृथक है कि वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। हे शत्रुहंता, तू इसका नाश कर। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि ऐसे मंत्रों के सामने दासों और दस्युओं को आर्यों द्वारा विजित करने के सिद्धांत को किसी भी प्रकार से माना जा सकता है। और कथन की पुष्टि में डॉक्टर अम्बेडकर ने श्री पीटी अयंगर का लेख उद्धृत किया है। मंत्रों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि उसमें से जो और दास या दस्यु शब्द आए हैं वो जाति सूचक नहीं है, अपितु उसमें अनास्था उपासना का बोध होता है। ये शब्द मनुष्य मुख्य रूप से ऋग्वेद संहिता में आए हैं। इनसे कहीं भी यह प्रमाणित नहीं होता कि जातियां और अपने आप को आर्य कहती थी। वे हाल बार भी थी। उन्होंने इस देश के विजित करके यहाँ के लोग का नाम किया था। दास और दस्यु कौन थे? इस संदर्भ में कुलुक नाम का एक विद्वान का कथन है कि मनुस्मृति में टीका में लिखा है कि लेखनीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति में ही क्रियाहीनता के कारण जातिच्युत हुए हैं। वे चाहे मलेच्छ भाषी हों या आर्य भाषी हों, सभी दस्यु कहलाते थे। मैंने जो निम्न जाति के हो जाते थे, जो देवता जो किसी चीज को नहीं मानते थे, उसको दस्यु के रूप दिया जाता था। इस प्रकार जो कर्महीन हो जाते थे उनको ही दस्यु किया या अनार्य कहा जाता था। माने आर्य रियल में वास्तव में देवताओं को भी आर्य कहा जाता था। इसलिए हमारा जो वेद में आया है बड़ा ही सटीक बात है कि हम लोग आर्य थे, आर्यवंशी हैं, आर्य यही मूल निवासी थे। जो भी ये कहा गया है कि आज बाहर से आए हैं, बिल्कुल गलत है और तत्वहीन है, क्रियाहीन है, कर्महीन है। क्योंकि अंग्रेज हमारा वेद को नहीं समझ सका, सुक्ति को नहीं समझ सका, सूत्र को नहीं समझ सका, उपनिषद को नहीं समझ सका, जिसके कारण वो उसको अनुपयुक्त मानकर अपना इतिहास लिख दिया, जो बिल्कुल गलत हो गया। और हम आज हमारा रिसर्च करने की जरूरत है कि हमारा रामायण और महाभारत को जिसने गलत समझा, मिथ्या समझा, जबकि बिल्कुल सही या सटीक ढंग से घटना घटी है। रामायण और महाभारत पृथ्वी पर हुआ है और उसी के वंशज हम लोग हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज थेलस थ्योरम को बता दिया हूं, बड़ी ढंग से बताया हूं। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। यदि समझ में आ गया है, कुछ भी ज्ञान हासिल आपको इस लेक्चर से हुआ है तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।